brought to you by Infinix. अरे पगली, टेंशन मत ले। इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। नाइजीरिया की एक लोकोक्ति को अक्सर चिनुआ अचीबे के साथ जोड़ा जाता है। Until the lions have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunter। यानी जब तक शेर अपनी कहानी खुद नहीं लिखेंगे तब तक इतिहास शिकारियों की वीर गाथाएं बताता रहेगा। चिनुआ अचीबे अफ्रीकी साहित्य की महान हस्तियों में से एक थे। उनकी रचनाओं का असर दूसरे लेखकों पर भी पड़ा। अफ्रीकी महाद्वीप के नए लेखक उन्हें इष्ट की तरह मानते हैं। अचीबे का पहला और सबसे मशहूर उपन्यास था थिंग्स फॉल अपार्ट। उन्होंने इसमें 18वीं सदी के नाइजीरिया के एक गांव की कहानी सुनाई। यूरोप के उपनिवेशवाद ने कैसे उनकी असली बुनावट बिगाड़ दी। अचीबे लिखते थे, गोरा आदमी बहुत चालाक है। वो अपने धर्म के साथ चुपचाप गांव में दाखिल हुआ। हम उसकी बचकानी हरकतों पर हंस रहे थे। हमने उसे साथ रहने की जगह दी। उसने हमारे भाइयों को बहलाकर अपनी तरफ मिला लिया। गोरे आदमी ने उन चीज़ों पर चाकू रख दिया है जो हमें एक बनाकर रखती थी। अब हमारा कबीला टुकड़ों में बट चुका है। हम बिखर चुके हैं। एज ऑफ डिस्कवरी के दौरान नई जमीनों पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के देशों ने कमोबेश इसी पैटर्न का पालन किया जैसा उपन्यास में नजर आया। पर एक काम और किया, और बखूबी। उन्होंने उपनिवेशों के इतिहास को भी अपनी मर्जी के अनुसार तोड़ा मरोड़ा। कहा कि मेरा सच ही तुम्हारा सच है, और ऐसे दिखाया जैसे उपनिवेशवाद इन देशों के लिए वरदान बनकर आया हो, और अगर अंग्रेज नहीं आते तो ये उपनिवेश कभी सभ्य शिक्षित नहीं हो पाते, हमेशा बर्बर रहते। उन्होंने बताया कि जो अंग्रेज कर रहे हैं वो दयालुता है, एहसान है, यानी शिकारियों का महिमा मंडन होता रहा। भारत इसकी जीती जागती गाथा है। 1947 तक हमने देखा, और उसके बाद भी जिस तरीके से इतिहास में अंग्रेजों के ही रेफरेंस के सहारे काम चलाया गया वो भी देखा। पर अभी बात अफ्रीका की कर रहे हैं। 1994 की सर्दियों में चिनुआ अचीबे ने पेरिस रिव्यू मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था। इसी में उन्होंने पहली मर्तबा शेर और शिकारी वाली ये बात कही थी। फिर एक बात और कही कि जिस दिन मुझे ये बात समझ में आ गई उसी दिन मैंने लेखक बनने का फैसला कर दिया। ये इसलिए ज़रूरी था ताकि शिकार की कहानियों में शेरों की व्यथा, उनका दर्द और बहादुरी का भी बखान हो सके। आप पूछेंगे आज इन सब की भूमिका क्यों? इसकी वजह ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनके पुरखों की पहचान से जुड़ी है। सुनक ने 25 अक्टूबर को कार्यभार संभाला। वो ब्रिटेन में पीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाले एशियाई मूल के पहले व्यक्ति बन गए हैं। भारतीय मूल के, जाहिर सी बात है, पहले व्यक्ति बन गए हैं। उनके दादा दादी पंजाब के गुजरावाला कस्बे के रहने वाले थे। विभाजन के बाद ये इलाका पाकिस्तान में है, लेकिन उनका परिवार 1935 में ही भारत से पूर्वी अफ्रीका जाकर बस गया था। सुनक के पिता का जन्म कीनिया में, जबकि मां की पैदाइश तंजानिया में हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि भारत, कीनिया या तंजानिया ये तीनों ही ब्रिटिश कॉलोनी थे, और सुनक वो खुद 1980 में इंग्लैंड में पैदा हुए थे, पर उनकी जड़ें ब्रिटेन के कॉलोनियल इतिहास से जुड़ी हुई हैं। और इसी वजह से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ब्रिटेन और ब्रिटेन से बाहर कई किस्म की बहसें शुरू हो गई। मसलन, क्या ऐसा किसी और देश में संभव है? या फिर ये बात कि ऋषि सुनक की वफादारी किसके प्रति होगी? या फिर ये बात कि 85% गोरी अंग्रेज जनता, उसका रहनुमा कोई गोरा अंग्रेज ही क्यों ना हो? इस तरह के कुतर्क। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि ऋषि सुनक कितने ब्रिटिश हैं, ब्रिटेन में नस्ल भेद का क्या इतिहास है, वहाँ किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, और ब्रिटेन की जनता खुद औपनिवेशिक इतिहास के बारे में, अंग्रेजों की क्रूरता के इतिहास के बारे में क्या जानती है, क्या सोचती है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम है दुनियादारी, जिसमें आज हम ब्रिटेन के औपनिवेशिक नस्ली इतिहास और ऋषि सुनक पर बात करेंगे। शुरुआत इतिहास से करेंगे। साल था 1585। ब्रिटेन पर एलिजाबेथ प्रथम का शासन चल रहा था। उनका एक चहेता दरबारी था, वॉल्टर रैली। लेखक होने के साथ साथ जहाजी और सैनिक भी था। ब्रिटेन लंबे वक्त से नॉर्थ अमेरिका में अपना उपनिवेश बनाना चाह रहा था। उन्होंने सुन रखा था कि उनके भी पश्चिम में कोई जमीन है समंदर के पार, पर रास्ता खोजे से नहीं मिल रहा था। तब रैली ने साहस दिखाया, दरबार से इजाजत मांगी। महारानी ने हामी भर दी और रैली अपने बेड़े के साथ अमेरिका के रोहनोक आइलैंड की तरफ चला। पर रास्ते में ही उसके खाने पीने का सामान खत्म हो गया। रोहनोक आइलैंड पर कुछ समय तक स्थानीय लोगों ने उसे खाना खिलाया, उसके साथियों को भी, पर दोनों के बीच भरोसा कायम नहीं हो पाया, जिसके चलते आए दिन हिंसा होने लगी और रैली का कॉलोनी बनाने का, आधिपत्य का सपना टूट गया।
1590 में उन लोगों ने इरादा छोड़ दिया, रैली इंग्लैंड लौट आया और इसके बाद ब्रिटेन को अमेरिका में कॉलोनी बनाने में सफलता मिली 1607 में, जब वर्जीनिया कंपनी ऑफ लंदन ने जेम्सटाउन कॉलोनी की स्थापना की। मौजूदा वक्त में यह जमीन अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट का हिस्सा है और इसके बाद से ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की गाड़ी चल निकली। ब्रिटेन अपने आप में ठीक ठाक सामर्थ्य रखता था, तो सवाल उठता है कि उसे बाहर की दुनिया में जाने की जरूरत क्यों पड़ी। पड़ोसी से प्रतिस्पर्धा इसकी वजह थी। 15वीं शताब्दी में यूरोप में समुद्री सफर की तकनीकी उन्नत हो रही थी। बड़े बड़े और ताकतवर जहाज आने वाले कई दशकों में बन रहे थे। समुद्र विज्ञान आगे बढ़ रहा था, जिसके जरिए यूरोप के देश अपने आस पड़ोस में नए नए प्रायद्वीप खोज रहे थे। इस काल को एज ऑफ डिस्कवरी के नाम से जाना जाता है। यूरोप के देशों ने एशिया और अफ्रीका के वैभव के बारे में सुना था, पर प्रत्यक्ष देखा नहीं था। जब तकनीक विकसित हुई तो उन्होंने अपने लोगों को नई जमीन के पानी के रास्ते तलाश करने के लिए भेजा। इस गेम में स्पेन और पुर्तगाल सबसे आगे था। स्पेन के पैसों पर निकली इतालवी खोजी क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका का समुद्री मार्ग खोजा। इसके 6 बरस बाद पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत के तट पर समुद्री रास्ते से पहुंचा। इन 2 खोजों ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी। असर ब्रिटेन पर हुआ, क्योंकि उसकी स्पेन और दूसरे पड़ोसियों के साथ खटपट रहती थी और स्पेन तब तक पूरी दुनिया की 80% चांदी पर एकाधिकार कर चुका था। तो ब्रिटेन को जाहिर सी बात है ज्यादा खतरा महसूस हुआ और तब उसने अपना साम्राज्य बनाने का फैसला किया, पैसे और पावर का इस्तेमाल करने का फैसला किया और इसके लिए पब्लिक को एक पट्टी रटाई गई। कहा गया कि कॉलोनियों में रहने वाले लोग असभ्य हैं, अभी भी आदिम काल में जी रहे हैं, उन्हें सभ्य बनाना हमारी जिम्मेदारी है और इस सभ्यता का मतलब उन्हें यूरोप की संस्कृति में ढाला जाए। ये काम ईसाई मिशनरियों को सौंपा गया। वो अपने धर्म का विस्तार करने के लिए कॉलोनियों की यात्रा पर जाने लगे। कई मिशनरी इसे अपना कर्तव्य मानते थे और कई कॉलोनियों पर शासन करने वाले को ये मानते थे कि ये ईश्वरीय अधिकार है। ऐसे कई लोग ब्रिटेन के होते थे जो वहाँ पर रूल कर रहे होते थे, खासतौर पर शीर्ष पोजीशंस पर। वहाँ के कानून भी ब्रिटिश व्यवस्था से प्रभावित होते थे। वहाँ की इन कॉलोनीज की, आप भारत का ही उदाहरण लेकिन पढ़ाई से लेकर प्रशासन सब में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला होता था और कोई विरोध कर दिया जाए तो क्रूरता से दबा दिया जाता था। और संसाधनों की लूट ये तो बदस्तूर जारी थी। दुनिया का सबसे बड़ा अगर चोरों का कोई अड्डा था, चोरों का जुटाया हुआ सामान सबसे ज्यादा जहां भंडारित हुआ, तो वो जगह ब्रिटेन है। पूरी दुनिया की उनकी जो कॉलोनीज थी वहां से सामान संसाधन चुराए और अपने देश में इकट्ठे कर लिए और बन गया ब्रिटिश साम्राज्य। जब यूरोप के बाकी देश अपना प्रभुत्व गंवा रहे थे, तब ब्रिटेन अपने साम्राज्य का और भी विस्तार कर रहा था। उसका शासन लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कई देशों तक फैला हुआ था। 1913 में दुनिया में लगभग 180 करोड़ लोग थे, जिनमें से 40 करोड़ पर ब्रिटेन का राज चल रहा था। फिर 1914 का साल आता है, पहला वर्ल्ड वॉर होता है। ब्रिटेन की कॉलोनियों को उनकी इच्छा पूछे बगैर युद्ध में शामिल कर लिया जाता है और यहाँ से विरोध का स्वर इन देशों में मजबूत होना शुरू होता है। कॉलोनियों में स्वायत्तता, पॉलिटिकल मूवमेंट और डिसीजन में भागीदारी की मांग उठती है। ब्रिटेन थोड़ी बहुत मांगे मानता है, एकाधिकार पर पहली चोट पड़ती है पर कमजोर नहीं होता। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होते होते यानी 1945 के बाद ब्रिटेन घुटनों पर आ चुका था। उसके लिए इन कॉलोनीज में अपना शासन चलाना मुश्किल हो गया था। भारत, श्रीलंका, बर्मा समेत कई देशों से उसे वर्ल्ड वॉर के कुछ ही बरस के अंदर जाना पड़ा। इन देशों की क्रांतियों ने, राजनीतिक आंदोलनों ने केंद्रीय जगह ले ली थी और इससे बाकी कॉलोनीज को भी साहस मिला और उन्होंने 1950 और 60 के दशक में अपने बलबूते पर ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी हासिल की और ब्रिटिश साम्राज्य लगातार सिकुड़ता चला गया। अब जब शिकारियों की प्रभुसत्ता गई, तब शेरों ने अपनी कहानियां सुनानी शुरू की और फिर ब्रिटिश शासन का सही आकलन शुरू हुआ। उनकी क्रूरता का स्तर सामने आया। उनके समर्थन में कई तरह के दावे होते थे, जैसे उन्होंने कॉलोनी के लोगों को वैज्ञानिक समझ दी, शिक्षा का स्तर बेहतर किया, रेलवे दी, अंग्रेजी भाषा का विस्तार किया, आदि इत्यादि। ये एक फैक्ट है, पर इसका एक कंटेक्स्ट है। ये उन्होंने इसलिए किया ताकि उनका शासन बना रहे। कैसे? अभी देखिए, भ्रम दूर होगा अगर है भी तो। अंग्रेजों ने जितनी भी संस्थाएं बनाई वे उनकी और उनके वफादारों के बच्चों के लिए आरक्षित थी। रेलवे की स्थापना इसलिए की गई ताकि लकड़ी और कोयले जैसे प्राकृतिक संपदाओं को समंदर के तट पर ले जाया जा सके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पहुंचाया जा सके और फौज को तेजी से इधर से उधर किया जा सके ताकि कोई बगावत ना हो। पैसेंजर गाड़ियों में रिजर्वेशन होता था। आम हिंदुस्तानियों को या और जो दूसरी कॉलोनी थी वहां के लोगों को तीसरे दर्जे में सफर करना होता था, वो भी तब जब अंग्रेजों की मर्जी हो।
बहुत से रिसर्चर्स ने यह साबित किया है कि उपनिवेशों में अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार भी इसलिए किया गया ताकि अंग्रेजों को शासन चलाने में आसानी हो, अपनी संस्कृति थोपने में, गुलामों को गुलाम बनाने में आसानी हो, स्थानीय भाषा, स्थानीय संस्कार, स्थानीय आत्मसम्मान को नष्ट करने में आसानी हो। और लगता है काफी हद तक वो सफल भी हुए। बहुत सारे उदाहरण हैं इतिहास में। इस चीज को आज के समय में ब्रिटिश शासन से मिला वरदान समझा जाता है, वो इसलिए मिला क्योंकि अंग्रेज शासन चलाने के काबिल नहीं रह गए थे। हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर ब्रिटिश साम्राज्य का अंत ना होता तो क्या वे उतने ही उदार होते जितने आज नजर आते हैं? फिर भी आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताइएगा सभ्यता के इन कथित पहरेदारों के बारे में, क्योंकि हमें लगता है कि उनकी उदारता उनकी विवशता से उपजी है। अधिकतर बार उदारता यूं ही नजर आती है। ब्रिटिश शासन के वक्त भी वैसा ही हुआ। उदाहरण सुनिए, दिसंबर 1954 की बात है। कीनिया में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह चल रहा था। विद्रोही ब्रिटिश लोगों पर हमले कर रहे थे। इस बीच कीनिया के एक नेता माइकल ब्लेंडेल लंदन पहुंचे। माइकल लंदन में ही पैदा हुए थे, बाद में कीनिया में बस गए थे। विद्रोह के समय वो सांसद थे, थोड़े उदार थे, बातचीत के जरिए मसला सुलझाना चाहते थे। इसलिए वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से मिलने आए। चर्चिल ने उनकी समस्या में कोई दिलचस्पी नहीं ली। इतना जरूर कहा, अश्वेत लोगों की तुलना में गोरे लोग अधिक बुद्धिमान होते हैं। किसी पढ़े लिखे सभ्य अश्वेत शख्स को देखकर मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। चर्चिल हद दर्जे के नस्लवादी थे। भारतीयों और हिंदुओं को लेकर दिए गए उनके बयान तो घृणा से भरे होते थे। बंगाल के अकाल से लेकर महात्मा गांधी के खिलाफ बदजबानी करने वाले चर्चिल आज के समय में भी ब्रिटिश जनता के नायक हैं। 2002 में बीबीसी का एक पोल हुआ था। लोगों ने उन्हें सर्वकालिक महान शख्सियत चुना था। कोई कहे तो कह सकता है कि उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड का प्रभावशाली नेतृत्व किया, शायद इसलिए, पर मूल्यांकन तो कुल जमा होगा। एक और धारणा की बात करते हैं। कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने अधीन रहने वाले लोगों को बेहतरी का मौका दिया, तरक्की का रास्ता दिया। पर यह क्या बात इतनी सीधी है? कतई नहीं। उन लोगों को इसलिए ले जाया गया क्योंकि वे सस्ती मजदूरी की सुविधा देते थे। मॉरिशस में गन्ने की खेती के लिए ले जाए गए गिरमिटिया मजदूरों की कहानी जग जाहिर है। शुरुआती दौर में भारतीयों को अफ्रीका में रेल लाइनें बिछाने ले जाया गया। उनमें से कुछ ने मेहनत के दम पर अपनी जगह बनाई, व्यापार और दूसरे धंधों में शामिल हुए। ब्रिटेन जाने वाले भारतीयों में भी वर्ग विभाजन था। एक वर्ग संभ्रांत लोगों का जो पैसे के दम पर सुविधाएं खरीद सकते थे। दूसरे वर्ग में वे लोग जिनके लिए कुछ भी नहीं था, शून्य से शुरुआत थी, और ऐसे लोग नस्ल भेद का शिकार होते थे, भेदभाव झेलते थे। और बहुत पुरानी बात नहीं, 1965 तक ब्रिटेन में नस्ल के आधार पर भेदभाव के खिलाफ कानून नहीं था। 80 और 90 के दशक तक नस्ल के आधार पर हत्या की घटनाएं हुई। और सबसे पॉपुलर उदाहरण तो नवंबर 2021 का है। उस समय अजीम रफीक नाम के क्रिकेटर ने यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब के खिलाफ नस्ल भेद के गंभीर आरोप लगाए। धर्म और रंग के आधार पर उन्हें मानसिक तौर पर टॉर्चर किया जाता था। इन आरोपों के बाद कई अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा। अगर आपको अजीम रफीक की कहानी में दिलचस्पी है तो दुनियादारी का पिछला एपिसोड जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। हम अब ऋषि सुनक की तरफ आते हैं। ब्रिटेन का औपनिवेशिक और नस्ली इतिहास बताने के पीछे दो मकसद थे। पहला, ये दावा करना काफी हद तक भ्रामक है कि ब्रिटेन ने ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाकर इतिहास रच दिया। सुनक यकीनी तौर पर एशियाई मूल के पहले ब्रिटिश पीएम है, लेकिन वो अपने पुरखों के थीहे की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बने, बल्कि इसलिए बने क्योंकि वे सभी नियमों और शर्तों को पूरा करते थे। वो ब्रिटिश नागरिक हैं, पैदाइश इंग्लैंड की है, बाकायदा चुनाव लड़ा, जीता और तब जाकर इस मुकाम तक पहुंचे। और एक तथ्य ये भी है कि कंजर्वेटिव पार्टी ने उनके नेतृत्व में आम चुनाव जीतकर सरकार नहीं बनाई, लेकिन फिलवक्त वो अपनी पार्टी के सांसदों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं और वो अपनी पार्टी के नेतृत्व की लड़ाई में विजयी हुए और तब प्रधानमंत्री बने। दूसरी बात यह कहना भी कतई गलत है कि ब्रिटेन ने अपने औपनिवेशिक इतिहास को पीछे छोड़ दिया। 2020 के एक सर्वे के मुताबिक 43% ब्रिटिश जनता को औपनिवेशिक इतिहास अच्छा लगता है। 44% मानते हैं कि इस इतिहास पर गर्व किया जाना चाहिए। दूसरों का शोषण करना, जानवरों की तरह बर्ताव करना, जान से मार देना, उनके संसाधनों को लूट लेना, इस पर गर्व करते हैं लोग। जब बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद सुनक ने अपना कैंपेन शुरू किया था, तब एक सांसद ने सवाल उठाया था कि क्या कंजर्वेटिव पार्टी एक अश्वेत शख्स को अपना लीडर मान लेगी। 24 अक्टूबर को कंजर्वेटिव पार्टी ने जवाब दिया, ऋषि सुनक को लीडर मान लिया। अगले दिन उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली और उसी रोज एक रेडियो शो की क्लिप सामने आई जो खूब वायरल हो रही है, जिसमें एक व्यक्ति सुनक की ही पार्टी का सपोर्टर कहता है 85% गोरी अंग्रेज जनता वाले ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कोई अंग्रेज ही होना चाहिए, वो ब्रिटिश भी नहीं है। एक अश्वेत प्रधानमंत्री पर कोई भरोसा नहीं करता। तो ये भी कुछ लोगों की सोच है और ये कुछ लोग एक बड़े धड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं। जानकारों का कहना है सुनक के सामने कई चुनौतियां हैं, अर्थव्यवस्था उनमें से एक है।
क्योंकि ब्रिटेन में लंबे समय से प्रवासियों की आवक रोकने की मुहिम भी चल रही है। ये चैलेंज नंबर 2 है। जॉनसन सरकार में गृह मंत्री रही प्रीति पटेल का रवांडा असाइलम प्लान खूब चर्चा में रहा। उन्होंने अवैध प्रवासियों को अफ्रीकी मुल्क रवांडा भेजने की मुहिम चलाई थी। सुनक के पुरखे प्रवासियों की तरह ही ब्रिटेन में दाखिल हुए, लेकिन वो भी प्रवास पर लगाम की बात करते हैं। उनकी कैबिनेट की नई गृह मंत्री सुहेला ब्रेवरमैन ने खुले तौर पर भारतीय प्रवासियों पर रोक की बात कही। दिलचस्प ये है कि सुहेला खुद भी भारतीय मूल की हैं। हो सकता है ये ब्रिटेन की पॉलिटिक्स का हिस्सा हो, उनकी मौजूदा जरूरतें हों। पर ऋषि सुनक का अब तक का सफर कैसा रहा? 2015 में रिचमंड सीट से चुनाव जीत कर आए। ये कंजर्वेटिव पार्टी उनकी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2017 और 19 में भी जीते। 2020 में कोविड लॉकडाउन से ठीक पहले वित्त मंत्री बने। इस दौरान वो लाइमलाइट में आए। कोविड के खिलाफ जंग में सुनक सरकार का चेहरा थे। फिर पार्टीगेट कांड सामने आया और तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर आरोप लगा कि जब बर्तानिया लोग कोविड की विभीषिका झेल रहे थे तो वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मौज कर रहे थे, पार्टियां कर रहे थे। सुनक लगातार बोरिस जॉनसन की सपोर्ट में बने रहे, लेकिन जब विरोध मुखर हुआ तब वो अलग हो गए। जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा। सुनक खुद पीएम पोस्ट के लिए खड़े हुए। पीछे से जॉनसन ने उनका विरोध किया। कहा गया एनीबडी बट ऋषि सुनक। फाइनल राउंड में कंजर्वेटिव पार्टी के लगभग 1.5 लाख कार्यकर्ताओं ने वोट डाला और इसमें सांसदों के बीच ज्यादा लोकप्रिय थे ऋषि सुनक, लेकिन कार्यकर्ताओं के वोट से, जो प्राइमरीज थे, उनके डेलीगेट्स थे, उनके वोट से लिज ट्रस ने सुनक के मुकाबले जीत हासिल की। पर पार्टी की आंतरिक कलह, विवादास्पद आर्थिक फैसले, इसके चलते उनकी सरकार चल नहीं पाई। 44 दिनों के अंदर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 2 महीने में लीडरशिप का तीसरा चुनाव। इस बार सुनक के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ। निर्विरोध नेता चुन लिए गए। पर क्या पार्टी के वोटर उन्हें लीडर मानते हैं? शायद नहीं। जानकार बताते हैं कंजर्वेटिव पार्टी के मूल में नस्ली श्रेष्ठता का भाव है। उनके वोटर्स किसी अश्वेत को प्रधानमंत्री के तौर पर पूरी तरह शायद स्वीकार न कर पाए। संकेत लीडरशिप के इलेक्शन में हमें मिला ही था, जब ट्रस्ट ने सुनक को 20,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। भले ही सुनक की परवरिश ब्रिटेन की हाई क्लास सोसाइटी में हुई हो, भले ही वो ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड से पढ़े हों, भले ही वो एक बिजनेस फर्म चलाते हों, सत्ता प्रतिष्ठान में एंट्री कर चुके हों, भले ही वो 73 करोड़ पाउंड की दौलत के मालिक हों, भले ही वो कह चुके हों कि उनका कोई मिडिल क्लास दोस्त नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद धारणा क्या है? ये कि वो ब्रिटिश जनता की परेशानी को नहीं समझ पाएंगे और बाहरी का ठप्पा तो उन पर लगता ही रहेगा। और अगर उनकी पॉलिसीज फेल हुई तो उन्हें जल्द किनारे भी लगाया जा सकता है। और अगर वो इन सबसे सफल हुए तो फिर एक नया इतिहास रच सकते हैं। ऋषि सुनक और उनके जैसे नेताओं को, जो किसी भी देश में अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, उस देश की मेजॉरिटी के बरक्स उन्हें बार बार ये जताना पड़ता है, अपनी वफादारी जतानी पड़ती है। सुनक अपनी चुनौतियों के बारे में जानते हैं। 2015 में संसद में अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा था, इस देश ने मेरे परिवार के लिए जो किया उसके लिए मैं हमेशा कर्जदार रहूंगा। ब्रिटेन ने सहिष्णुता दिखाई, हमें मौके दिए और मेहनत का उचित इनाम भी दिया। अगर आपने उनकी तस्वीरें गौर से देखी हो, कलाई पर बंधा पवित्र कलावा आपने जरूर देखा होगा। ऐसा रामरामी ओढ़कर गायों को भोजन कराने की दर्जनों तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। गरज ये कि ऋषि सुनक अपनी हिंदू पहचान को अपनी ब्रिटिश पहचान से छिपाते नहीं हैं, बल्कि दोनों को ही प्रकट करते हैं। उन्हें अपने मूल स्वरूप से कोई इनकार नहीं है, लेकिन अब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन की जनता का हित उनके लिए सर्वोच्च है, और वो तब भी था जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, ब्रिटेन के नागरिक थे, ब्रिटेन के नेता थे। ऐसे में आगे की राजनीति दिलचस्प होने वाली है, और हमको इस पर याद आ रही है अमेरिका के टीवी प्रेजेंटर, सेलिब्रेटेड टीवी प्रेजेंटर ओपरा विनफ्रे की एक बात, एक्सीलेंस इज द बेस्ट डेटरेंट टू रेसिज्म एंड सेक्सिज्म। नस्ल भेद हो, लैंगिक भेदभाव हो, इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार क्या है? आपका हुनर। अपने क्राफ्ट पर मेहनत करते रहिए, ये सारे इल्जाम लगाने वाले शांत हो जाएंगे। आज की दुनियादारी में इतना ही, पर जाने से पहले एक जरूरी खबर। अब रोज रात 9 बजे आप खेल सकते हैं लल्लन टॉप ऐप पर लल्लन टॉप क्विज। अपने ज्ञान के बारे में जान सकते हैं और मौके पर इनाम भी जीत सकते हैं। जी, हर क्विज में होंगे कुछ विजेता जिन्हें फौरन से अपने अकाउंट में मिलेगा कैश प्राइज। तो डाउनलोड करिए लल्लन टॉप ऐप। आपका मैं ऐप पर क्विज मास्टर के तौर पर इंतजार करूंगा। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।